हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। मध्य प्रदेश की सरकार 9 मार्च को अपना बजट पेश करने जा रही है। इस बजट से आम आदमी के साथ साथ राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को क्या उम्मीदें हैं, ये जान लेते हैं। मेरे साथ इस वक्त कांग्रेस के कई सारे नेता जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार के इस बजट से क्या उम्मीदें हैं। सर आप बताइए, आपको क्या लगता है कि बजट जो आने वाला है 9 मार्च को किस तरीके का होगा और क्या उम्मीदें आपकी? सबसे पहले तो वो मेडिकल की पढ़ाई सस्ती होना चाहिए। यूक्रेन में जो समस्या से मध्य प्रदेश के बच्चे जूझ रहे हैं, मध्य प्रदेश नहीं पूरे देश के जूझ रहे हैं, तो ये सबसे बड़ा कारण है डोनेशन व्यवस्था। जिसके पास 60-70 लाख रुपए होते हैं डोनेशन देने के लिए, उनके सिलेक्शन हो जाते हैं क्योंकि सीटें कम है। या सीटें बढ़ाएं और ये फीस कम करें। रहा सवाल इस बात का महंगाई की अगर बात की जाए तो इन्होंने 2018 के दृष्टि पत्र में स्पष्ट कहा था कि हम 100 रुपये गैस पर सब्सिडी अतिरिक्त देंगे। अब हो गया 1000 रुपये का, तो अब कम से कम 300 रुपये गैस पर सब्सिडी दें, डीजल पेट्रोल के दाम कम करें, थोड़ी सी राहत लोगों को दें, तब समझ में आए कि बजट है। नहीं तो हमको तो ये लगता है कि बजट सिर्फ एक प्रलोभन देने वाला एक सिस्टम है इनका। ये कोशिश करते हैं जनता को लुभाने के लिए, क्योंकि चुनाव पास आ रहे हैं और लुभाने का काम फिर करेंगे। आप मध्य प्रदेश की सरकार से क्या उम्मीद करते हैं? क्या ऐसा उम्मीद करते हैं कि पेट्रोल डीजल पर लगने वाले जो टैक्सेस हैं उसमें कुछ कमी आएगी? आप देखिए किस प्रकार से उन्होंने जो उनका एक दृष्टि पत्र उन्होंने निकाला था, उसमें स्पष्ट किया था कि हम पेट्रोल डीजल पे वैट हटाएंगे, पर ना तो वैट हटा और ना ही कोई राहत मिली मध्य प्रदेश के अंदर। जिस समय कोरोना काल था उस समय कीमतें आसमान चूम रही थी। आज युवा बेरोजगार है और जनता परेशान है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी को तुरंत उसमें संज्ञान लेते हुए बजट में ऐसा प्रावधान करना चाहिए जिसमें आम जनता को राहत मिले। आप क्या उम्मीद करते हैं? बेरोजगारी बड़ा मसला है मध्य प्रदेश में, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश की सरकार किस तरीके की राहतें देगी युवा जो मध्य प्रदेश के जो युवा हैं? मैं बिल्कुल ये मानता हूँ कि मध्य प्रदेश में युवाओं को जो रोज़गार है उसके लिए प्रयास किए जाने चाहिए। जैसे आदरणीय कमलनाथ जी ने स्थानीय स्तर पर युवाओं को 70% रोज़गार देने की पहल की थी, मैं समझता हूँ वो क्रांतिकारी पहल थी। और भारतीय जनता पार्टी को जनता का साथ लेकर ठेकेदारों का जो विकास करने की नीति है उस नीति से हटकर अब आम जनता के बारे में, महिलाओं के बारे में, दलितों के बारे में, आदिवासियों के बारे में, किसानों के बारे में, युवाओं के बारे में और महिला सुरक्षा पर विशेष फोकस करना चाहिए। आप क्या उम्मीद कर रहे हैं सर, किस तरीके की राहतें मध्य प्रदेश की सरकार इस 9 मार्च को दे सकती है? मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार से पिछले 15 साल 17 साल अगर देखें तो न जनता को उम्मीद है न कांग्रेस पार्टी को उम्मीद है। इनसे सिर्फ निवेदन है कि एक ऐसा बजट लाइए जिसमें हर वर्ग का कल्याण हो सके, हर वर्ग को सुरक्षा मिल सके, हर वर्ग के लिए काम हो सके। आज ये कहा जा रहा है कि साहब कोई भी टैक्स नहीं बढ़ाया जाएगा, तो ये नहीं कहा जा रहा कि टैक्स में राहत भी नहीं दी जाएगी। एक तरफ 3 साल से लोग अपनी किस तरह से गुजारा कर रहे हैं, कोरोना काल में हालात खराब बद से बदतर हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कोई राहत नहीं मिलने वाली है। और ऐसी ही बात कही जा रही है, नई नई तरह के इनके डायलॉग्स होते हैं, नए नए तरह की टर्मिनोलॉजीज होती हैं। चाइल्ड बजट लेकर आएंगे, चाइल्ड बजट लेकर आएंगे। चाइल्ड बजट की आप हालत ये देखिए, 10 लाख बच्चों का सर्वे हुआ, 4 लाख कुपोषित निकले। उस चाइल्ड बजट के माध्यम से क्या कुपोषण के लिए एक बहुत बड़ा फंड बनाया जाएगा? क्या मध्य प्रदेश को कुपोषण से मुक्त कराया जाएगा? क्या रोजगार दिए जाएंगे बच्चों के आगे भविष्य के लिए? ये सारे विषय हैं। शिवराज सरकार सिर्फ चुनाव पर फोकस करी हुई है और चुनाव जीतने के लिए बजट अगर ला रहे हैं वो, तो ये बजट से कोई उम्मीद नहीं कर सकता है। चुनाव वैसे ही वो हारने वाले हैं, दूसरा बजट देना है इसके बाद एक और उनको, उसके बाद वो कई बजट नहीं देंगे, वो सत्ता से बाहर हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि उनको एक अच्छा बजट लाना चाहिए जिसमें हर वर्ग का ध्यान रखा जाए, खास तौर पर कुपोषित बच्चों का, और इस तरह से जो किसानों की हालत खराब हो रही है उनका, बेरोजगार जो युवा है उनका, महिलाओं की सुरक्षा के लिए बजट बनाया जाए। इस तरह का चौतरफा विकास हो ताकि हर वर्ग अपने आप को महसूस करे कि उसका कुछ काम हुआ है, जैसा उसने 15 महीने कमलनाथ सरकार में किया था। जाहिर है मध्य प्रदेश सरकार 9 मार्च को जो बजट पेश करने जा रही है, कांग्रेस का सीधा दावा है कि मध्य प्रदेश का जो बजट है वो चुनावी बजट हो सकता है। लेकिन कांग्रेस के आरोपों के साथ ही साथ सत्ता पक्ष के लोगों से भी जान लेना ज़रूरी है कि वो क्या उम्मीद करते हैं मध्य प्रदेश की सरकार के इस बजट से। मेरे साथ इस वक्त बीजेपी के तमाम नेता जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं 9 तारीख को मध्य प्रदेश की सरकार जो बजट लाने वाली है उसको लेकर क्या उम्मीदें हैं। रजनीश जी हमारे साथ हैं। सर, मध्य प्रदेश की सरकार 9 मार्च को बजट ला रही है, क्या उम्मीद कर रहे हैं सर? देखिए, ये बजट मध्य प्रदेश की आत्मनिर्भरता को बढ़ाने वाला बजट होगा। पिछले कुछ दिनों में सीमित संसाधनों के रहते हुए भी किसानों के खातों में लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपया लगातार मुख्यमंत्री बनने के बाद शिवराज सिंह चौहान जी ने डाले हैं। और अब पुनः न केवल किसानों के लिए बल्कि मध्यम वर्ग के लिए,
छोटे व्यापारियों के लिए, MSME सेक्टर के लिए, ताकि रोजगार का सृजन हो, क्योंकि रोजगार बड़ी चुनौती बनकर सामने आया है। इसलिए रोजगार की, मध्यम वर्ग की दो बड़ी चुनौती, आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो रास्ता हमने चुना है, इसमें उन चुनौती को सिद्ध करने का काम होगा, उनका सामना करने का काम होगा। और मुझे लगता है कि ये अवसर भी है आत्मनिर्भर बनाने के लिए, क्योंकि तमाम प्रकार के उपाय जो किसी न किसी कारण से वंचित रह जाते थे, बड़े उद्योग, बड़े धंधे, बड़े कामकाज के चक्कर में कई बार जो मध्यम वर्ग के छोटे उद्योग धंधे हैं वो नहीं पनप पाते थे, लेकिन उसको तेज़ गति से बढ़ाने का काम हुआ है। रोजगार बढ़ने का काम भी होगा। मध्य प्रदेश की इकोनॉमी पूरी की पूरी एक साइकिल के तौर पर आगे बढ़ने का काम करेगी और उसमें सभी को अवसर बनेगा, क्योंकि जब जब इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती है, अर्थव्यवस्था मजबूत होती है, रोजगार का सृजन होता है, और रोजगार का सृजन होगा, अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, तो बाकी चहुमुखी विकास भी होगा। पेट्रोल डीजल को लेकर भी बड़ी उम्मीदें हैं आम लोगों को कि मध्य प्रदेश की सरकार जो है कुछ वेट टैक्सेस कम करेगी। क्या उम्मीद कर रहे हैं सर आप सरकार से? ऐसा है कि इस प्रदेश के मुखिया माननीय शिवराज सिंह जी चौहान और हमारे वित्त मंत्री आदरणीय देवड़ा जी इस प्रदेश की भावनाओं को और आम जन की भावनाओं को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, और इस सरकार के बजट में वो सारी चीज़ें आएंगी, गांव, गरीब, किसान, मजदूर, शोषित, वंचित, पीड़ित, इन सभी लोगों के उत्थान के लिए मध्य प्रदेश में एक डेवलपमेंट रोड मैप तैयार किया जा रहा है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने के लिए, और ये सारी चीज़ें उसमें समावेश होगी, जिससे प्रदेश के हर वर्ग में चहुँ और खुशहाली आएगी। रहा सवाल पेट्रोल डीजल का, तो ये तो विश्व व्यापार है साहब, इसमें कच्चे तेल के दाम बढ़ते हैं तो पेट्रोल डीजल पे फर्क आता है। टैक्स कम करना तो सरकार के हाथ में। अभी मध्य प्रदेश शासन ने वेट कम किया था, यथासंभव यदि सरकार को लगेगा तो और भी उस पर रियायत प्रदेश के मुखिया हमारे निश्चित तौर पर देंगे, और मध्य प्रदेश को एक खुशहाल, आत्मनिर्भर और अच्छा प्रदेश बनाने में अपना योगदान देंगे। 9 मार्च को जो बजट मध्य प्रदेश की सरकार पेश करने वाली है, आम लोगों के साथ साथ राजनीतिक क्षेत्र के लोगों को भी बड़ी उम्मीदें हैं, खासकर पेट्रोल, डीजल और जो घरेलू गैस हैं उनमें लगने वाले टैक्सेस को कम करने की उम्मीद मध्य प्रदेश की जनता कर रही है। मध्य प्रदेश सरकार 9 मार्च को अपना बजट पेश करने वाली है, और इस बजट को लेकर हर कोई बड़ी उम्मीदों के साथ इस बजट को देख रहा है। लेकिन लोगों की क्या अपेक्षा है, और ख़ासतौर पर वो महिलाएं जिनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी होती हैं, वो इस बार के बजट से क्या कुछ उम्मीदें लगाकर बैठी है। इस समय मौजूद हूँ मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में। व्यावसायिक राजधानी है, इसके साथ साथ बहुत सारी महिला है जो एंटरप्रेन्योरशिप में एक बड़ा योगदान दे रही है, बहुत सारी वर्किंग वूमेंस है। उन्हीं सभी से समझते हैं कि बजट को लेकर आखिर क्या कुछ सोचते हैं वो, क्या उम्मीदें हैं इस बार स्टेट गवर्नमेंट अपना बजट पेश कर रही है। जी देखिए शालिनी जी, हिंदुस्तान एक विकासशील देश है, डेवलपिंग नेशन है। यहाँ पे जो अमीर हैं वो बहुत अमीर हैं और जो गरीब हैं वो बहुत गरीब हैं। तो अमीरों को फ़र्क पड़ता नहीं है, गरीबों को फ़र्क परवरता नहीं है। तो जो ये मिडिल क्लास है इसे ही सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। महंगाई की मार हो, बेरोज़गारी की मार हो, सबसे ज़्यादा इसी सेक्टर पर पड़ती है। अब देखिए जैसे कि LPG सिलेंडर महंगे हो गए हैं, हाउसवाइफ्स को उससे फ़र्क पड़ रहा है। पेट्रोल डीज़ल महंगा हो गया है, तो पेट्रोल डीज़ल की वजह से जितनी सारी चीज़ें हैं, FMCG प्रोडक्ट्स हो गए, सब्जी हो गई, सब पे उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऐड होके वो महंगा हो रहा है। तो मेरी एक्सपेक्टेशन है स्टेट गवर्नमेंट से, और एक तरीके से विनम्र विनती है उनसे कि आप जो एक वैट टैक्स लगता है पेट्रोल पे, डीजल पे, उसे कम कीजिए। मैम आपकी क्या उम्मीद है इस बार के बजट? जैसे सुप्रिया ने बोला कि हम एक लेमैन की बात करते हैं, क्योंकि जो इंडिया है ज़्यादा जो है कॉमन मैन के ऊपर है, क्योंकि वी आर इंडियंस। जब इंडियंस की बात आती है तो कॉमन मैन और जुगाड़ूपन की बात आती है। लेकिन जुगाड़ूपन क्या कहा किया जाता है, जहाँ पर थोड़ी सस्ताई हो, लेकिन महंगाई बढ़ती जा रही है। क्यों ना इतनी थ्योरीज, पॉलिसीज़ कोई नई इन्वेंट की जाए कि जिसमें महंगाई को कम किया जाए। मेरी रिक्वेस्ट है और मेरी एक्सपेक्टेशन है स्टेट गवर्नमेंट से, क्योंकि बहुत अच्छे काम हो रहे हैं स्टेट में, कि स्टेट में थोड़ी महंगाई कम करके और अच्छे काम किए जाएँ। मैम एज ए महिला आप क्या चाहती है इस बार महिलाओं के लिए क्या कुछ सहूलतें होनी चाहिए? बस मेरे लिए तो यही होना चाहिए कि बजट अच्छा आना चाहिए, तो ताकि मिडिल क्लास जो हैं उनको, अभी जैसे ट्रांसपोर्टर है और पेट्रोल का रेट इतना बढ़ रहा है, उन्होंने कल ही मेरे को एक मिले कहने 10 रुपये बढ़ रहा है, तो वो कहते हैं हम गाड़ियाँ कैसे चलाएंगे, क्या करेंगे, हम अपना घर का खर्चा चलाएंगे कि ये करेंगे। तो मैं चाहती हूँ कि बजट अच्छा है और ये पेट्रोल के रेट नहीं बढ़ने चाहिए। क्या बजट की वजह से हमेशा क्या घर का बजट बिगड़ जाता है, क्या कुछ ऐसा महसूस होता है आपको? बिल्कुल बिल्कुल महसूस होता है। और जैसा कि सुप्रिया जी ने बताया कि बजट का जो इफ़ेक्ट है वो कॉमन मैन पे ज़्यादा पड़ता है, मिडिल क्लास फैमिली में।
तो हर चीज़ पे बढ़ता है वो, एजुकेशन के लेकर या फैमिली को लेकर, ये किसी चीज़ में भी कंसिडर किया जाए तो उसका बजट का इफेक्ट स्पेशली वुमेन्स पर पड़ता है, मैं ये कहना चाहूँगी। थैंक यू। तो शॉपिंग में भी क्या कुछ कटौती करनी पड़ रही है, क्योंकि जिस तरह से महंगाई का ग्राफ बढ़ रहा है? डेफिनेटली ये तो ग्राफ ऐसा बढ़ रहा है कि ऐसे बोलते हैं ना कि जैसे पीक पे जाके अब कहाँ आके रुकेगा, नोबडी नोज़। हमारी एक्सपेक्टेशन यही है कि इस बार थोड़ा पॉकेट फ्रेंडली बजट हो, मिडिल क्लास को ध्यान में रख के बनाया जाए। आपकी क्या सोच है, इस बार के बजट से कैसी उम्मीदें हैं? यार मेरी तो बस एक ही उम्मीद है कि पॉकेट फ्रेंडली होना चाहिए बजट, और स्पेशली वुमेन्स के हक में होना चाहिए। यार वुमेन्स खुश हो, आजकल सेविंग्स नहीं हो रही है, इतनी महंगाई हो गई है, तो दैट्स इट। कैसी एक्सपेक्टेशन है इस बार के बजट से, कैसा होना चाहिए? जो किड्स का जैसे एजुकेशन है उसमें टैक्स डिडक्ट कर दिया जाए, और जो होम के जो हम लोग चीज़ें ले रहे हैं उस पर थोड़ा कम कर दें टैक्स, क्योंकि कोविड का भी जो टाइम चल रहा है उसको देखते मुझे लग रहा है कि थोड़ा टैक्स को लेकर सोचना चाहिए गवर्नमेंट को। कैसी उम्मीदें हैं बजट से? बजट से मुझे ऐसा लगता है कि मिडिल क्लास लोग या फिर नॉर्मल लोग जो भी लाइफ स्पेंड कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट तो होम लोन पे अब हम ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट इज़ टैक्स पेइंग, जो भी सर्विस क्लास वाले रहते हैं वो अपनी सैलरी पे इतना कंसंट्रेट करते हैं, उसके लिए इतना हार्डवर्क करते हैं और काफ़ी सारा टैक्स में निकल जाता है, तो दैट इज़ इशू विच कैन बी सॉल्व। मैम कैसी एक्सपेक्टेशन है इस बार के बजट को लेकर? इस बार का बजट सबसे पहले तो मेरे ख्याल से ना बच्चों की फ़ीस थोड़ी सी कम कर देनी चाहिए, क्योंकि अभी जो फ्यूचर हम देख रहे हैं तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस प्लस बच्चों की इतनी फ़ीस, अदर एक्टिविटीज़, तो आई थिंक उसको थोड़ा सा कम कर देना चाहिए। अभी ये एक्सपेक्टेशन है कि भाई जो रेट बढ़ते जा रहे हैं सिलेंडर, अब जैसे हाउसवाइफ होने के अकॉर्डिंग सिलेंडर तो ऐसे 25 दिन में ख़त्म हो जाता है, पूरा महीना भी नहीं चलता है। फिर वो जो 927 का सिलेंडर है अब तो लग रहा है कि 1000 तक पहुंच जाएगा, जो लग रहा है। और पेट्रोल डीजल के हर महीने रेट्स बढ़ रहे हैं, सब्जियां ऊपर जा रही हैं, तो इंसान क्या करे? ये तो हम जो हैं अच्छे तो वो हम कर लेते हैं, बाकी जो मिडिल क्लास लोअर क्लास वाले होते हैं उन वो फिर नहीं कर पाते हैं। तो उस हिसाब से क्या हर महीने क्या ये गेम थोड़ी है जो बजट बढ़ाते रहना, करते रहना। और फिर गोल्ड वगैरह भी ऐसे आसमान छू रहा है कि जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है, तो उस हिसाब से थोड़ा तो कहीं ठहराव होना चाहिए। कहाँ कितना था और आज कितना है, बहुत कुछ सोचना पड़ता है हर चीज़ के लिए। अगर कुछ आगे हमें चाहिए, बच्चों को भी देखना पड़ता है, उनकी फ़ीसें भरनी है, तो उसके लिए फिर हम भी अपना थोड़ा मन दबा लेते हैं। तो एक तो स्कूल भी फ़ीस बहुत लेता है, हर किसी को लगता है हमारा बच्चा वेल एजुकेटेड हो और अच्छे स्कूल में पढ़े, हर चीज़ सोचनी पड़ती है, तो थोड़ा कहीं ना कहीं मार तो पड़ती है। तो उस हिसाब से ना हर चीज़ का ध्यान रखते हुए थोड़ा बजट को ना ठहराव देना चाहिए। ये कोई ऐसा नहीं है कि पेड़ बढ़ रहा है तो बढ़ते जाए, चढ़ाते जाए, तो थोड़ा लगता है कुछ तो मतलब जो बजट बना रहे हैं उनको थोड़ा ध्यान दें, या तो वो घर में कुछ करते नहीं है तो उनको ध्यान नहीं रहता है, बाकी हम हाउसवाइफ तो करते रहते हैं तो उतना तो ध्यान देता है ना। तो देखिए, आर्थिक राजधानी इंदौर की महिलाओं की बेहद ज़्यादा अपेक्षाएं हैं, भले वो जीएसटी को लेकर हो, खुद का स्टार्टअप खोलने को लेकर हो, या जिस तरह से लगातार घर चलाने में लेके जो तकलीफ़ें आती है और उसके तहत जो बजट को मेंटेन करना पड़ता है, वो सभी बातें खास तौर पर कही जा रही है। और सरकार से यही अपेक्षा है कि उनकी योजना हो या उसके अलावा जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करने वाली चीज़ें हैं उसको एक स्टेबिलिटी लाने की जो मांग है वो आर्थिक राजधानी इंदौर में खास तौर पर देखने को मिल रही है। मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा अपना बजट पेश करने जा रहे हैं, और उससे पहले अलग अलग वर्ग बड़ी उम्मीदों से वित्त मंत्री को देख रहे हैं। 2.5 लाख करोड़ रुपयों से ज़्यादा का ये बजट पेश होना है, और व्यापारी वर्ग क्या उम्मीद करता है, उद्योगपति वर्ग क्या उम्मीद करता है, ये जानने की कोशिश हम जबलपुर से कर रहे हैं। इस वक्त मैं जबलपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के दफ्तर में मौजूद हूँ, और अलग अलग न सिर्फ ट्रेड से आने वाले बल्कि इंडस्ट्री से को रिप्रेजेंट करने वाले तमाम यहाँ पर उद्योगपति, व्यापारी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मैं आप तमाम लोगों से बात करना चाहूँगा, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। प्रेम जी, क्या लगता है आपको कि इस बजट में किस और ख़ास तौर पर फोकस करना चाहिए? हालांकि औद्योगिकरण हमेशा से एक कंसर्न महाकौशल के लिहाज से रहा है, मध्य प्रदेश का उद्यमी इस बजट से क्या चाहता है? देखिए, जबलपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का ये मानना है कि मध्य प्रदेश का जो बजट है, क्योंकि इस समय हमारी
2 साल से कोरोना वायरस के कारण पूरे मध्य प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था बहुत ख़राब है और उद्योग और व्यापार पिछले 2 साल से लगभग बंद की कगार पे है। अभी आधे से ज़्यादा फैक्ट्रियां आज भी नहीं चल पा रही, घाटे में जा रही हैं। तो सरकार को विशेष रूप से ये ध्यान देना चाहिए कि इनका किस तरह से ये स्थापित हों, लोगों को काम दे सकें। अभी 50% ही लोग इन फैक्ट्रियों में और दुकानों में काम कर रहे हैं, नौकरी से निकाल दिया गया, लोगों को कम कर दिए गए लोग। तो बजट में ये बात का ध्यान रखना चाहिए कि किस तरह उद्योग और व्यापार को प्राथमिकता देनी चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें आएँ और उसका लाभ मिल पाए। बजट में आय के लिए सरकार को हमारा हमेशा जबलपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का सुझाव रहा है कि आय बढ़ाने के लिए नए रिसोर्सेज पे ध्यान देना चाहिए, ना कि बने बनाए पुराने रिसोर्स जो है उन्हीं को बढ़ाते जाओ। आज हाउसिंग सेक्टर जिस तरह से सबसे ज़्यादा लोगों को रोज़गार देता है, आप सबसे ज़्यादा भारत में यहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी आपने मध्य प्रदेश में रखी है। तो इसी तरह अगर आप ज़्यादा से लाखों लोगों को जो लोग रोज़गार में जिस धंधे में जाएंगे, अगर उसमें सबसे ज़्यादा आप टैक्स बढ़ाते जाओगे तो एक समय आएगा कि वो भी उद्योग बंद हो जाएंगे। तो सरकार को नए एवेन्यूज़ ढूंढने चाहिए। हिमांशु जी, आप क्या महसूस करते हैं? आप खुद भी उद्योगपति हैं, क्या चाहते हैं वित्त मंत्री से? देखिए, ये जो देखने में आ रहा है कि मध्य प्रदेश पे आज 2 लाख करोड़ से ऊपर का ऋण है, प्रति व्यक्ति आय गिरती जा रही है, बेरोजगारी की दर 6% से ऊपर जा चुकी है। इतना सारा लोन अगर हमारे मध्य प्रदेश पे है और हमारे पास रेवेन्यू के मात्र 2 रिसोर्सेस हैं, चाहे वो पेट्रोल डीजल हो या लिकर हो। लिकर पॉलिसी ऐसी बनाई गई जिससे आज रेवेन्यू जनरेशन कम हो गया। पेट्रोल डीजल पे केंद्र सरकार के आह्वान पे कुछ टैक्स कम किया गया, लेकिन आज वो पूरा खमियाजा देखने में आ रहा है कि हमारा सिस्टम जो है वो ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ फंड्स कोलैप्स होता जा रहा है। आज इम्पॉर्टेंट ये बात है, बजट में जो अपेक्षा हम लोग कर रहे हैं, हमको नए निवेश के स्रोत को क्रिएट करने की बहुत आवश्यकता है और देश विदेश से निवेशक मध्य प्रदेश में आए, बशर्ते हमारी नीति बहुत सपोर्टिव हो। हमारे पास जो विद्युत की दर है जो बढ़ती जा रही है, आज नियामक आयोग भी कि हर कदम पे कोशिश कर रहा है कि वो रेट्स जो हैं वो 3,900 कुछ करोड़ का घाटा अगर दिखाया गया है, उसके ऊपर में रेट बढ़ाने की जो बात हो रही है, इससे नेचुरली उद्योगपति आकर्षित नहीं होंगे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंड करना आज सबसे बड़ी प्राथमिकता हो गई है। नरेंद्र सिंह पांडे जी, आप क्या सोचते हैं कि परिवहन से जुड़े हुए हैं आप लोग, ट्रांसपोर्टेशन से जुड़े हुए हैं, हालांकि पेट्रोल डीजल की महंगाई अभी कुछ समय से थमी हुई है, लेकिन एक आशंका है कि जल्द ही ये दाम बढ़ सकते हैं, क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप फाइनेंस मिनिस्टर से? देखिए, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि विभिन्न प्रकार के बहाने बनाकर लगातार जब सबसे सस्ता हिंदुस्तान के अंदर कोरोना के टाइम पे क्रूड ऑयल आ रहा था, उस समय भी एक्साइज ड्यूटी बढ़ा के सेंट्रल की सरकारों ने चाहे मध्य प्रदेश की सरकारों ने जनता को राहत देने का काम नहीं किया। एक बात, जनता को राहत देना अगर सही में सरकारें चाहती है, मध्य प्रदेश की सरकार चाहती है, तो मैं जबलपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के माध्यम से बात रखना चाहता हूँ कि आप ये डीजल पेट्रोल को सस्ता क्यों नहीं करते? इससे सारी महंगाई बढ़ती है। आप वही डीजल कहीं ना कहीं किसान भी उपयोग में लाते हैं और कहीं ना कहीं वो जो किसानी से पैदावार है उसकी लागत भी बढ़ती है और फिर वो वही महंगा डीजल ट्रक या रेलगाड़ी के माध्यम से इधर उधर जाता है, तो वो सभी महंगा होता ही जनता तक पहुंचता है। जनता को इस समय कोरोना के बाद या कहना चाहिए नोटबंदी के बाद सबसे बड़ी अगर व्यापारों में मार पड़ी तो ये महंगाई की मार पड़ रही। आम आदमी इस समय खास तौर पे कोरोना के बाद व्यापार धंधे ठप नहीं, बंद भी हो गए। मैं ट्रांसपोर्ट के धंधे की बात करता हूँ, बहुत लोगों को ये धंधा अब छोड़ना भी पड़ गया है। आप सच में राहत देना चाहते हैं, ईमानदारी से सरकारें राहत देना चाहती हैं, तो डीजल पर टैक्सेस अपने कम करें और उसको सस्ता करें, जिससे हर चीज़ कुछ ना कुछ सस्ती हो जाएगी और जनता को राहत मिलेगी। जनता को राहत और ख़ास तौर पर उद्यमी और व्यापारी वर्ग जो है वो राहत की उम्मीद लगाए बैठे हैं। आपसे भी सर मैं जानना चाहूँगा, आप जिस स्टेट से आते हैं, क्या कहेंगे, क्या उम्मीद है वित्त मंत्री? देखिए, क्या है, सबसे पहले तो जिस आज 5वां साल होना, 23 में चुनाव है और इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में सबसे पहले ये कहा था कि हम बेरोजगारों को रोजगार देंगे। मैं पूछना चाहता हूँ वित्त मंत्री जी से और मुख्यमंत्री जी से कि आपने मध्य प्रदेश में कितने लोगों को रोजगार दिया, किस किस विभाग में रोजगार दिया है?
खास करके हम ये भी मतलब बोलना चाहेंगे कि आज हम सराफा व्यवसाय से आती है। आज हमारे सराफा व्यवसाय की ये स्थिति हो गई कि वहाँ हम हल्के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं कि वहाँ चिड़िया भी नहीं आ रही है। ग्राहक तो बहुत दूर दूर की बात हो गई। 70,000 से ऊपर चांदी पहुंच रही है और 55,000 के ऊपर तोला सोना पहुंच रहा है। क्या होगा उस व्यापारियों का, क्या होगा उन दुकानदारों को? लोगों के पास पैसा नहीं है, क्या खरीदें? शादी विवाह ऊपर है, नकली। क्या प्रावधान चाहते हैं? प्रावधान ये कि सरकार इसमें केंद्र से लेकर प्रदेश तक की कुछ ऐसी रियायत निकाले जिससे कि दामों पर अंकुश लग सके। जो MSME में इंडस्ट्री डाल रहे हैं उसमें प्राइवेट बैंकों का नकारात्मक रुझान रहता है स्टार्टअप के लिए, और जो नेशनलाइज बैंक है वो प्रॉपर सुविधा नहीं दे रहे हैं। आप जबकि CGT SME में 2 करोड़ रुपए तक का कोलेटरल गारंटी नहीं लगती, पर बैंक मांगता है, तो स्टार्टअप आने में भी दिक्कत हो रही है। तो शासन की जो योजनाएं हैं बैंकिंग सेक्टर को ये मतलब थोड़ा सा डायरेक्शन दें ताकि नए स्टार्टअप भी आ सकें और ताकि बेरोजगारी भी दूर हो सके। पिछले सालों में 8 सालों में ये देखने में आया है कि सरकारी योजनाओं में खर्च मिसमैनेजमेंट से बढ़ता जा रहा है। इस मिसमैनेजमेंट को दूर करने के लिए यदि सरकार कार्रवाई करे तो ना केवल व्यापारी को रिलीफ मिलेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा और रेवेन्यू जनरेशन भी होगा। क्योंकि आज GST आने के बाद आप समझेंगे कि राज्य के पास सोर्स जो है बहुत कम बचा है। 4 मुख्य चीज़ें, जैसे पिछले वक्ताओं ने भी बताया कि बिजली लेकर हमारा पेट्रोल, डीजल और रियल एस्टेट, ये 4 सेक्टर सिर्फ राज्य सरकार के पास है। इसमें से बिजली में हम बढ़ोतरी कर नहीं सकते, हमें पे अब दबाव है। हम पेट्रोल डीजल में बढ़ोतरी कर नहीं सकते। रियल एस्टेट और शराब की नीति पे आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश सरकार की जो आबकारी नीति नई आई है, जो 1 अप्रैल से लागू है, बड़ी लिबरल है। ना केवल शराब के दाम सस्ते किए जाएंगे बल्कि दुकानों में जगह जगह शराब का वितरण होगा, जो कि एक सिन गुड्स है, जहाँ पे मुझे लगता है कि इस पे सरकार को कंट्रोल करना चाहिए। ये रेवेन्यू जनरेशन का साधन नहीं हो सकता। रेवेन्यू जनरेशन के साधन के लिए रियल एस्टेट सेक्टर आज रेरा में नहीं होगा तो 3,000 प्रोजेक्ट्स MP में, रेरा में आज हमारे अटके पड़े हैं। और यदि ये प्रोजेक्ट्स अटके हैं तो वो रियल एस्टेट में काम कैसे होगा? तो रेरा में इन प्रोजेक्ट्स पे काम किया जाए, रियल एस्टेट में ड्यूटीज़ को कम किया जाए। आज महाराष्ट्र में ड्यूटीज़ लगभग आधी है रियल एस्टेट में। तो ड्यूटीज़ यदि हम करेंगे तो उतना व्यापार बढ़ेगा, उतना रोजगार बढ़ेगा। तो इन 2-3 चीज़ों में क्रियान्वयन प्लस रियल एस्टेट सेक्टर पे सरकार ध्यान देगी तो राजस्व भी होगा और लोगों की अपेक्षाएं भी पूरी होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये जबलपुर के वो व्यापारी, वो उद्योगपति, आर्थिक मामलों के वो जानकार हैं जो न सिर्फ बजट से कुछ राहत चाहते हैं बल्कि सरकार को सुझाव भी लगातार दे रहे हैं। देखना होगा कि वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा इन चुनौतियों के मद्देनज़र इन मांगों पर, इन प्रस्तावों पर क्या विचार करते हैं और उनकी बजट की पिटारे से क्या कुछ निकल कर सामने आता है। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24 जबलपुर।